एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां के विकास नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां हिंदू युवक की पीट कर हत्या के बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। विकास नगर में आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इससे पहले गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। घर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इलाके में पुलिस बल तैनात है। भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 3 नामजद आरोपियों समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला सांप्रदायिक है। पुलिस लोगों को कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन लोग बेहद गुस्से में हैं और आरोपी को घर को निशाना बना रहे हैं। दरअसल शनिवार को विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे। बगल के खेत के मालिक इम्तियाज ने आपत्ति जताई तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। करीब दर्जन भर लोगों के साथ इम्तियाज ने विनोद और उनके भाई पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प में बुरी तरह घायल विनोद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाइयों की हालत गंभीर है। हत्या के बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा भड़क गया। इम्तियाज और उसके गुंडों की पिटाई से विनोद की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हिंदूवादी संगठन अब बेहद गुस्से में हैं और आरोपी के घर को आग के हवाले कर रहे हैं। आज सुबह से हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी के घर पहुंचकर लोगों ने पहले तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया गया। जो आरोपी का घर है वहां पर बुलडोजर एक्शन इस समय शुरू हो चुका है। बुलडोजर के माध्यम से यहां पर जो आरसीसी की बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ने का काम यहां पर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से लगातार जो है यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आरोपी के घर पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आरोपी इम्तियाज के घर पर पत्थरबाजी की गई, उसके घर को आग के हवाले भी कर दिया गया है। जैसे तैसे हालात को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर संपत्ति को आग लगा दी गई है। संपत्ति को भारी यहाँ पर नुकसान किया जा रहा है और तोड़फोड़ लगातार यहाँ पर पत्थर मार के, ये सामने ही अपराधी का घर है और जहाँ पर ये आग लगाई गई है इसके पीछे ही अपराधी का घर है, जिस पर पत्थर से तोड़फोड़ लगातार जारी है। आप देख सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर तोड़फोड़ जारी है और प्रशासन के बीच लगातार जो है भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन मौके पर भीड़ इस समय बेकाबू हो चुकी है और गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है आग लगाई जा रही है। ये देखिए, भीड़ पूरी तरीके से इस समय बेकाबू हो चुकी है और लगातार अपराधी की कोई भी संपत्ति हो उसको आग के हवाले किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय कितनी भयंकर यहाँ पर आग की लपटें उठ रही हैं। लगातार घर में जो है तोड़फोड़ की जा रही है। विकास नगर में लोगों ने हिंदू युवक की हत्या के आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की, घर पर पत्थर बरसाए। वारदात के बाद से आरोपी इम्तियाज और उसकी फैमिली फरार है। पुलिस एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन लोग बेहद गुस्से में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो है बेकाबू हो चुकी है और यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। उस अपराधी के मकान पर पत्थरों से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए भीड़ जो है मौके पे पत्थर लेके अपराधी के पत्थरबाजी हो रही है। ट्रैक्टर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है, उनके घर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों का पारा हाई था। वो आरोपी के घर को आग के हवाले करने से नहीं चूके।
चार्ज हो चुका है। लगातार जो है यहाँ पर भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे जो है भीड़ बेकाबू हो रही थी। लगातार आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है लाठी चार्ज हो चुका है और यहाँ पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। ये देखिए जो है यहाँ पर लाठी चार्ज हो चुका है। कहीं ना कहीं भीड़ को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भीड़ जो है यहाँ पर बेकाबू हो गई थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर लाठी चार्ज शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लाठी चार्ज शुरू हो चुका है और भीड़ को यहाँ से खदेड़ा गया है। अब हिंसक झड़प में युवक की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हत्या के बाद से ही इलाके के लोगों में गुस्सा है। पीड़ित परिवार ने एनकाउंटर की मांग की है और अब पुलिस प्रशासन का एक्शन भी शुरू हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल सरकारी ट्यूबवेल को लेकर एक विवाद हुआ इम्तियाज और मृतक के परिवार के बीच में, और आरोप यह है कि इम्तियाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक और उसके भाइयों को बहुत पीटा, जिससे एक भाई की जान चली गई। बाकी जो भाई हैं वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। चूंकि आरोपी इम्तियाज है तो हिंदूवादी संगठनों की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। हालांकि आपसी विवाद का मसला है और इस आपसी विवाद के मसले में इम्तियाज के परिवार ने विनोद की जान ली है, लेकिन अब इसमें खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और हिंदूवादी संगठन गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है तो हिंदूवादी संगठनों की जरूरत क्यों है? सवाल यह है कि आरोपी इम्तियाज है तो क्या हिंदूवादी संगठनों को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो किसी के घर पर हमला बोलें, पत्थरबाजी करें, आगजनी करें? पुलिस अपना काम कर रही है। जो अवैध है उसे गिराया जाएगा, जो अपराधी है उसे सजा भी दिलवाई जाएगी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों को यह अधिकार किसने दिया कि वो इस तरीके से किसी के घर के बाहर इकट्ठा होकर एक घर पर हमला बोल दें? हालांकि अभी जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये उस वक्त का है जब मारपीट की गई। परिवार चीख पुकार कर रहा है और बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिख रही होंगी। दरअसल अगल बगल के खेत को लेकर यह विवाद शुरू हुआ विकासनगर क्षेत्र में। अनामिका गौर मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अनामिका, सबसे पहले ये बताइए कि क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या हालात सामान्य हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन वहां आक्रामक हैं, मुश्किल है पुलिस प्रशासन के लिए। बिल्कुल प्राची, हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मौके पे डीएम, एसपी, एसडीएम और पूरा पुलिस महकमा मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी प्रशासन को डर है कि भीड़ उग्र हो सकती है, क्योंकि दो समुदाय की अब ये लड़ाई बन चुकी है। इसीलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन भी जल्दी लिया जा रहा है। लेकिन कल जब विनोद कश्यप का परिवार पुलिस के पास पहुंचा था तब कोई एक्शन नहीं लिया गया था, उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई थी, ये परिवार का आरोप है। वो रात भर इंतजार करते रहे कि पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि विनोद की हत्या कर दी गई थी, आरोपी फरार था। और जब कल से लेके आज सुबह तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटने लगा, और ये गुस्सा इतना फूटा कि वहां पे आगजनी हो गई, पत्थर चले, यहाँ तक कि पुलिस ने फिर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। लेकिन फिलहाल लोगों को शांत कराने के लिए प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें ये दिलासा दिया जा रहा है कि एक्शन हो रहा है और जो अवैध निर्माण है पहले उसे ध्वस्त किया जा रहा है। प्राची, बिल्कुल अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां उद्धव ठाकरे पार्टी टूट की चर्चा के बीच अब एक्शन में आ गए हैं। पार्टी टूट की चर्चा के बाद एक्शन में है उद्धव ठाकरे। कुछ ही देर में उद्धव गुट के सांसदों की बैठक होने जा रही है। दरअसल जानकारी ये मिल रही थी कि उद्धव गुट के ज्यादा से ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और कभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट सकती है। जानकारी ये थी कि 9 में से 7 सांसद बगावत कर सकते हैं और दोबारा से पार्टी ना टूटे, इसके लिए उद्धव ठाकरे ने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज अपने सभी सांसदों की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। अब से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग के लिए सभी 9 सांसदों को बुलाया गया है। अब इसमें सबसे दिलचस्प ये होगा कि 9 सांसदों में से कितने प्रेजेंट रहते हैं, कितने हाजिरी लगती हैं। 9 के 9 प्रेजेंट रहते हैं या जो 7 बागी सांसदों की बात की जा रही है कि 7 सांसद बागी हो सकते हैं, वो नाराज हैं। एकनाथ शिंदे गुट से उनकी लगातार बातचीत हो रही है।
तो क्या वो सांसद इस बैठक में शामिल होंगे, ये देखना अब वाकई में दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कोशिश शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं जिन सांसदों के टूटने का डर सता रहा है या जिन सांसदों के जाने की जानकारी मिल रही है, सुबुगाहट तेज है, उन सांसदों को मना लिया जाए। इस बैठक के जरिए उद्धव ठाकरे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितने सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वो ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनके सांसदों के बीच में किन बातों की चर्चा हो रही है, और अगर एकनाथ शिंदे से करीबी बढ़ रही हैं तो ये करीबी किस वजह से बढ़ रही हैं, ये सब कुछ आज इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे तय करेंगे। अब देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार टूट चुकी है, दो गुट अलग अलग हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे असली शिवसेना बन चुके हैं और उद्धव ठाकरे गुट अलग हो चुका है। अब एक बार फिर से इन सांसदों के टूटने की जानकारी मिल रही है, तो आपको जानकारी दें कि ये शुरुआत कैसे हुई। 7 जून को दिल्ली में शिंदे की एक सीक्रेट मीटिंग होती है और जानकारी ये आती है कि उद्धव के 9 में से 7 सांसद सीक्रेट मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास, और जानकारी ये आती है कि जो एकनाथ शिंदे ने सीक्रेट मीटिंग दिल्ली में की है उसमें 7 सांसद उद्धव गुट के शामिल होते हैं। बाकी 7 में से 1 सांसद को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आती है। अब इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो भी आपको बता दूं। जून 2022 में उद्धव की शिवसेना को तोड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे, इसीलिए आज मातोश्री में एक अहम बैठक है। अहम बैठक इस लिहाज से है क्योंकि इस बैठक में यह देखा जाएगा उद्धव गुट की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, कि कितने जो सांसद हैं वो उनके साथ हैं। अब जिन 7 बागी सांसदों की बात की जा रही है उसमें ओम प्रकाश का नाम शामिल है, नागेश अष्टीकर का नाम शामिल है, संजय देशमुख का नाम शामिल है, संजय जाधव का नाम शामिल है, राजा भाऊ वाजे का नाम शामिल है, भाऊ साहेब वाकचौरे जो कि शिरडी से सांसद है उनका नाम भी शामिल है। ये वो 7 हैं, ये वो 7 सांसद हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, जो एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि इनमें से किसी एक सांसद को मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में एक बार फिर से टूट का डर सता रहा है। देश के प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। आप सोचिए कि आप पूरे ही विपक्ष को खत्म कर देंगे और विपक्ष को डराकर, धमकाकर, ये कहकर कि कुछ इंसेंटिव देकर करना, मैं मानती हूं कि आने वाले समय में ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है, और जिस तरीके से पूरा टीएमसी कोलैप्स हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानती हूं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक यही जो है शिवसेना ने कुछ समय पहले देखा हुआ है, शिवसेना जिस तरह से टूटी, और आज भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ सब लोग मर्ज कर दिया जाए। फिर जो एनसीपी की बात हो या शिवसेना के लोग टाइगर जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी बात चल रही है कि कुछ लोग वहां टूट के जा सकते। क्या ऐसी सचमुच बन रही है? मैं कब से सुन रही हूँ, पिछले 3-4 साल से सुन रही हूँ। हर बार एकनाथ शिंदे पार्लियामेंट सेशन के समय वहां पे पहुंचते हैं, ओ ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ओ ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, कुछ खुशफुसाहट होती है, ऑपरेशन टाइगर हो रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अब्दुल सत्तार जैसे लोग इतने दुखी बैठे हुए हैं वहां पर, कहीं रिवर्स ऑपरेशन टाइगर उन पे ना हो जाए। ये भी ध्यान रखने की बात है, कभी उनसे भी सवाल पूछा करो। अब देखिए, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है, बीजेपी विपक्ष को तोड़ने का काम करती है, जबकि बीजेपी का कहना यह है कि लोग उनके काम को देखकर उनके साथ जुड़ते हैं, और अगर कोई प्रदेश और देश के लिए भले के लिए साथ आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आरोप पश्चिम बंगाल में भी लगे, यही आरोप महाराष्ट्र में भी लगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूटी तो ममता बनर्जी ने कहना शुरू किया, अभिषेक बैनर्जी ने कहना शुरू किया कि बीजेपी ने साजिशन उनकी पार्टी को तोड़ा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया है। और जब महाराष्ट्र में सुखबुगाहट पड़ी है तो यही चर्चा अब महाराष्ट्र में भी उद्धव गुट करने लगा है। मुझे लगता है कि बीजेपी कमजोर नहीं, बीजेपी सदैव काम करती रहती है पार्टी के हित में, लोगों के हित में, और राजनीति कैजुअल नहीं लेती है, ना लोगों को कैजुअल लेती है ना राजनीति कैजुअल लेती है। इसलिए हम कितने भी भक्कम है, देश में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, कॉरपोरेशन में सत्ता है, 70% देश के भूभाग पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, एनडीए की सत्ता है, तो भी हम सो के नहीं रहते, घर में बैठ के नहीं रहते। जिन लोगों की राजनीति घर में बैठ के खाली मीडिया के साथ गाली गलौज करना, टीका टिप्पणी करना, यही जिनका धंधा है, उनको पार्टी बढ़ाना क्षमता नहीं।
इसलिए लोग हमारे पास आते तो वो पूछ रहे कि इतनी आपकी सत्ता है पूरे भारत भर में 70%, तो आपको बाकी लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना, उनके क्या लोग अपने आप संपर्क में आते हैं या फिर क्या है? तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं अपने लोग को संभालने की, उनको ताकत देने की और संघर्ष करने की। इसलिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए काम करना है, लोकहित में काम करना है, वो हमसे जुड़ जाते हैं, हम किसको फोड़ने को जाते नहीं। अब बीजेपी भले ही कहे कि हमारे अच्छे कामों को देखकर हमारे साथ नेता जुड़ जाते हैं, लेकिन जब एक एक करके विपक्ष की पार्टियां टूटेंगी और बीजेपी में जाएंगी तो सवाल जरूर खड़े होंगे। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मातोश्री से। सचिन, सबसे पहले आज की बैठक के बारे में अपडेट दीजिए। बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में क्या सभी के सभी 9 सांसदों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए मातोश्री में 12:30 बजे का ये वक्त दिया गया है सांसदों को, और सांसदों का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9 जो सांसद है, 9 में से 9 तो नहीं आएंगे, क्योंकि संजय देशमुख जो यवतमाल से सांसद है शिवसेना के, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की घर में शादी है, इसलिए मैं फिजिकली रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं रहूँगा मुंबई में, लेकिन मैं वीसी से जुड़ूंगा। और उन्होंने ये भी आश्वर किया है कि वो अपनी एक तस्वीर भी भेजेंगे। ओम राजन निंबालकर जो धाराशिव के सांसद है, उनका कहना है कि उनके बेटे पुणे में एडमिट है, इसके कारण वो नहीं आ सकते हैं। अब वो वीसी से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। संजय यादव जो है उनका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। भाऊ साहब वाकचौरे जो है नासिक से एमपी, वो नॉट रीचेबल है। इसके अलावा नागेश अष्टकर पाटिल, इनका भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो सांसद आएंगे यहाँ पर वो है अरविंद सावंत, पहुँच चुके हैं। नासिक से राजाभाऊ वाजे जो सांसद है वो पहुँच चुके हैं। अनिल देसाई थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। संजय राउत जो राज्यसभा के सांसद है वो पहुंच चुके हैं जी। तो कम से कम जो है ये अमूमन अंदाजा है कि 5 सांसद जो है, 4 तो फिजिकली प्रेजेंट रह सकते हैं और एक जो है वीसी से जुड़ सकता है। बाकी 4 के बारे में अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब बैठक खत्म होगी तो उसी से क्या जुड़े थे या कौन से जुड़े थे उसके बारे में बताया जाएगा। एहसास हुआ था कि पार्टी पर उनकी पकड़ अब खत्म हो गई है और कुछ ऐसी ही बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। अब देखना दिलचस्प है सचिन कि कौन वीसी से जुड़ता है और कौन बिल्कुल एब्सेंट रहता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सचिन। और अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हेरफेर मामले में एक्शन शुरू हो गया है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी मामले की जांच करेगी। मंदिर के 2 कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप लगा है। एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने का काम करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कर्मचारी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया, जबकि इनकी सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी। और इसी मसले को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। खासकर अखिलेश यादव बार बार सवाल पूछते हैं कि जो राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्हीं के नाक के नीचे राम मंदिर के जो चंदा है उसमें घोटाला कैसे हो रहा है। इस पूरे मामले में सबसे पहला नाम आया है लवकुश मिश्रा का। ये युवक अयोध्या के पास रुदौली के शुजागंज इलाके के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर में दान पात्रों से पैसे निकालने और गिनने की थी। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो वहां से 10 लाख रुपए नकद मिले। इनमें से कुछ पैसे घर की अलमारी में रखे थे और कुछ पैसे गोबर के ढेर में छिपा कर रखे हुए थे। गांव के लोग भी बताते हैं कि राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद से लवकुश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बदली थी। हालांकि लवकुश के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वही यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर। इस तरफ इशारा कर रहा है कि घोटाला तो हुआ है और इस मसले पर अब जांच भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया। इस टीम में आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जांच के फैसले को लेकर सरकार की तारीफ भी की है, तो अखिलेश यादव लगातार इस मसले पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए
यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, ऐसे आईजी हैं मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए गए हैं, अनुभवी हैं, और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है, आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। तो हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी निर्णय और जो फाइंडिंग्स होंगी, जो बातें निकलेंगी, वर्तमान ये कमियां हैं और उसको कमियों को पूर्ण कैसे, उसका सुधार कैसे किया जाए। दिल्ली में मालवीय नगर होटल कांड को बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि राजधानी में फिर आग लगने की 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। मालवीय नगर की एक जगह रेस्टोरेंट में आग लगी जहां तंदूर जलता छोड़ने के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। वहीं दिल्ली के गोविंदपुरी में भी आग लगी, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि यहां पर साजिश के तहत आग लगाई गई थी। इस अग्निकांड में 3 लोगों की जान चली गई थी। आपको सबसे पहले गोविंदपुरी इलाके की बात करते हैं जहां आग लगी। गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून की देर रात भीषण आग लगी थी। इस अग्निकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इमारत में आग हादसा नहीं थी, साजिश के तहत लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक 12 जून को रात करीब 2:24 पर इस इमारत में आग लगाई गई थी। इस इमारत में आग लगाने की कोशिश जो है वो की गई थी, सुनियोजित तरीके से कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि आग ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे में 8 लोग झुलस गए थे, जिन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।